हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज उपस्थित हुए हैं एक और अन्य क्लास के साथ। तो हमारी जो क्लास है यहाँ पर लगातार आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखने को मिल रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्शन यहाँ पर रहता है दोस्तों, इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच करें। साथ ही जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेते हैं पहला क्वेश्चन है, बनन में बागन में बगरो बसंत पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द के किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा। तो दोस्तों, बनन में बागन में बगरो बसंत है, ये पद्माकर की ये पंक्ति का अर्थ जो है, जो शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा, अभिधा से या लक्षणा से, व्यंजना से या इन सभी से। तो दोस्तों, ये जो होगा ये क्या होगा, ये लक्षणा से इसको जो है ग्रहण किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हैं। नाट्य शास्त्र नामक जो रचना है उसके रचयिता कौन हैं। ऑप्शन है आचार्य भरत मुनि, आनंदवर्धन, वामन या मम्मट। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता जो हैं दोस्तों वह हैं आनंद आचार्य भरत मुनि। ठीक है, आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर है नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है अतिशयोक्त अलंकार, विशेषोक्त अलंकार, विभावना अलंकार या उपमा अलंकार। तो दोस्तों, ये जो पंक्ति है इस पंक्ति में है विशेषोक्ति अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी या नागरी नीरद। तो जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है दोस्तों उसका नाम क्या है, उसका नाम है हिंदी प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं, वह हैं बालकृष्ण भट्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भाषा बोली न जानहीं जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है। तो भाषा बोली न जानहीं जाके कुल के दास, यानी कि जिसी भाषा बोली नहीं जानते लेकिन उस कुल के दास हैं। तो यह कथन किस कवि का है, तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति या जयसिंह। तो दोस्तों, ये जो कहा गया है ये कहा गया है केशवदास के द्वारा। तो भाषा बोली न जानहीं जाके कुल के दास, ये जो कथन है ये है केशवदास का कथन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषताएं हैं। तो एक तो चित्रात्मक भाषा का प्रयोग है और दूसरा लाक्षणिक पदावली जो इस किस युग में कविता की मेन विशेषता के तौर पर है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यह है छायावाद की प्रमुख विशेषता के तौर पर है। इसमें चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली का जो है यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदेही वनवास के लेखक कौन है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वैदेही वनवास किसके द्वारा लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या से उपाध्याय या राम नरेश त्रिपाठी या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो दोस्तों, वैदेही वनवास जो रचना है वो किसकी रचना है, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो इनमें से कौन सी रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव की ओर विकास या हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो दोस्तों, इनमें से जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है और इसको हमने बहुत बार अपनी क्लास के अंतर्गत लिया है। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों के तीनों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है और इसका आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपने पहले ही क्लासों में बहुत बार पढ़ लिया है। ये जस्ट एक रिवीजन क्वेश्चन समझ लीजिए इसको। तो इसलिए जो है इसका आप
आंसर जरूर देंगे। अगला प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो इतिवृत्तात्मकता जो है किस युग की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या छायावादी युग। तो इतिवृत्तात्मकता जो है किस युग की विशेषता है? यह है दोस्तों द्विवेदी युग की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कब हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन प्रारंभ हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1903, 1900 या 1930 या 1968। तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, वो सन 1900 ईस्वी में हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति विद्रोह सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, महादेव वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो कहा गया था दोस्तों, किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर की नहीं है? तो कौन सी कृति जयशंकर की नहीं है पूछा गया है? कानन, कुसुम, दीपशिखा, झरना या कामायनी। तो जयशंकर की कौन सी नहीं है, यानी कि तीन कौन से जयशंकर के हैं दोस्तों? एक तो कानन कुसुम है जयशंकर की, झरना भी जयशंकर की है, कामायनी भी जयशंकर की है, दीपशिखा दोस्तों जयशंकर की नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार के तौर पर कौन है दोस्तों? वह हैं जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? जो पंत जी की कृति है ग्राम्य, इसका संबंध किससे है? ग्रामीण परिवेश से या प्रगतिवादी दृष्टि से या कल्पना लोक से या नई कविता से। तो दोस्तों जो पंत जी की ग्राम्य जो कृति है दोस्तों, उसका संबंध जो है एक ग्रामीण परिवेश से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? जैसे रघुवंश है, कुमार संभव है, मेघदूत है, ऋतु संहार है। तो कौन सी कृति रचना जो है लघुत्रयी में नहीं काउंट होती है? तो यह है दोस्तों ऋतु संहार, इसको लघुत्रयी में नहीं काउंट किया जाता। बाकी रघुवंश है, कुमार संभव है, मेघदूत है, ये तीनों के तीनों दोस्तों लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुधन आगतम स्वागतम, इस संधि में निम्न में से कौन सा सूत्र लागू है? तो दोस्तों इसमें स्वागतम में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है अक सर्वणे दीर्घा या आद गुण इको यणच या वृद्धि रेचि। तो सुधन आगतम, ठीक है दोस्तों, सुधन आगतम, इसमें दोस्तों कौन सी संधि होगी? स्वागतम बन रहा है, तो इसमें जो होगी यण संधि होगी, इको यणची। ठीक है, तो यण संधि को कहते हैं इको यणची, तो ये इसका होगा। अगला प्रश्न है, गांव के चारों ओर जल है, उपयुक्त वाक्य का निम्न में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है? तो गांव के चारों ओर जल है, इस वाक्य में कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है ग्रामम परितः जलम अस्ति। तो अगर हम संस्कृत के दृष्टिकोण से देखें दोस्तों, यही इसका सही आंसर है, तो गलत आंसर पढ़ के कोई फायदा है नहीं। तो गांव के चारों ओर जल है, इसका संस्कृत में बात करेंगे तो ग्रामम परितः जलम अस्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? सम, सन, सम्स या संस। तो संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों? ये हुआ है दोस्तों सम। सम शब्द उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, उपसर्ग से संबंधित कौन सा सूत्र है? तो उपसर्ग से संबंधित सूत्र कौन सा है? ऑप्शन है प्रादयः या परश्च या गतिश्च या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग से संबंधित जो सूत्र है दोस्तों, वह है प्रादयः।
प्रायः दोस्तों उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विष्णवे का संधि विच्छेद क्या है? विष्णवे, ठीक है। तो विष्णवे का संधि विच्छेद क्या होगा? विष्णुधन ए या विष्णुधन ए या विष्णु प्लस अए या विष्णुधन अवे। तो विष्णवे का जो संधि विच्छेद है दोस्तों वह है विष्णुधन ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो विष्णवे का संधि विच्छेद होगा विष्णुधन ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है? तो शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है? जहाँ एकार्थक शब्द का प्रयोग होता है या जहाँ अनेकार्थक शब्द का प्रयोग होता है, जहाँ एकार्थक और अनेकार्थक दोनों तरह के शब्द का प्रयोग होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है दोस्तों? ये होती है जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर शाब्दिक व्यंजना होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघनन बीज गुलाब रंग। ये उपयुक्त गद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों अगर हम इसमें अलंकार की बात करें, नील परिधान वीर सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघनन बीज गुलाबी रंग। तो इस गद्यांश में कौन सा अलंकार है दोस्तों? इस गद्यांश में है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। ठीक है। तो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। तो इस जो पद्यांश है इसमें कौन सा छंद है दोस्तों? छंद पूछा गया है। ऑप्शन है द्रुत विलंबित या मंदाक्रांता या बसंत तिलका या छपै। तो इस गद्यांश में जो अलंकार है दोस्तों कौन सा है? यह है दोस्तों द्रुत विलंबित अलंकार, सॉरी द्रुत विलंबित छंद है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभाव क्या है? विभाव क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन है विभाव भाव के उद्बोध का कारण है, ठीक है। विभाव स्थायी भाव है, विभाव अनुभाव है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो यही है कि विभाव क्या होता है? भाव के उद्बोध के कारण ही विभाव उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों को अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करें कि वाक्यों को उनके आधार पर चयन करना है और सही कूट का चयन करना है, तो यहाँ पर अगर हम मिलान करें इसका, देखिए हम खा चुके हैं। तो दोस्तों हम खा चुके हैं, तो ये किस प्रकार का है? ये है विधिवाचक वाक्य, ठीक है। अर्थ के आधार पर जो वाक्य प्रकार है, हम खा चुके हैं किस प्रकार का है? विधिवाचक है, ठीक है। उसके अलावा उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया, तो क्या होगा दोस्तों? ये जो है निषेधवाचक है। क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। क्या तुम खा रहे हो? क्या तुम खा रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक, ठीक है। ये प्रश्नवाचक वाक्य है, पूछा जा रहा है क्या तुम खा रहे हो। और अगला है तुम खाओ। तुम खाओ क्या है? सीधा आज्ञावाचक है, यानी कि तुम खाओ, ये आज्ञा दी जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, काफ़ी शॉर्ट ये क्लास रही है। साथ ही दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का इसमें हमारे पर लगातार जो है आता है कि सर कौन सी बुक हमें लेनी चाहिए, कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए हिंदी को लेकर लगातार ख़ास तौर पे। तो दोस्तों इसका हमने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया है, आप वहाँ से बुक देख सकते हैं। और जो बुक हमने उसमें प्रोवाइड करा रखी है, आप उसको लिंक देख लीजिएगा और वहीं से आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वो बुक है और उसमें से मैक्सिमम कंटेंट आपको उसी के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आप आराम से उसको देखिए बुक को, और उसको आप परचेज़ कर सकते हैं।
ठीक है, जिसका लिंक दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप ज़रूर, और साथ ही हमारे चैनल की जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया रहेगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत बेहतरीन होने वाली है, जो लगभग 30